साथियों, आज हम भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मोंटफोर्ड सुधार पर चर्चा करेंगे। मोंटफोर्ड सुधार, मोंटफोर्ड रिफॉर्म 1919। मोंट मॉन्टेग्यू, फोर्ड चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू उस समय भारत मंत्री थे, चेम्सफोर्ड उस समय वाइसराय या गवर्नर जनरल थे। दोनों के द्वारा जो सुधार किए गए उसी सुधार का नाम भारत सरकार अधिनियम 1919 है। भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की, इसको अगस्त घोषणा कहा जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारत में स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, क्रमिक विकास किया जाएगा और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहे, इस तरीके से विकास की प्रक्रिया की जाएगी। प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा। 1918 में मॉन्टेग्यू ने भारत की यात्रा की। वाइसराय इस समय चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू ने भारत के बड़े बड़े नेताओं से बात की और जुलाई 1918 में इनकी रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट का नाम मोंटफोर्ड रिपोर्ट है। मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918, इसके मुख्य बिंदु 1909 का अधिनियम हटा दिया जाएगा, सांप्रदायिक क्षेत्र व्यवस्था हटा दी जाएगी, बहुत जल्द एक नया एक्ट आएगा जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन की शुरुआत की जाएगी, केंद्र में संसद की स्थापना होगी, प्रांतों में लोकतंत्र आ जाएगा और हर प्रांत को गृहस्वामी बना दिया जाएगा। केंद्र प्रांतों को कुछ शक्तियां विकेंद्रित करेगा, भारत में संघ शासन की शुरुआत होगी और इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। इस एक्ट ने केंद्रीय विधान परिषद को हटा दिया और उसकी जगह भारत की संसद की स्थापना हुई। भारत में पहली बार संसद की स्थापना 1919 के अधिनियम से हुई। इसमें 2 सदन रखे गए, बड़ा सदन राज्य परिषद और छोटा सदन केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद ही राज्यसभा है, इसमें 60 सीटें रखी गई, इसमें 20 सीटों का वाइसराय द्वारा मनोनयन तथा 40 सीटों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन में प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य, वाणिज्य मंडलों व जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिका व विश्वविद्यालयों के सिंडिकेटों के सदस्य भाग लेते। ये चुनाव 5 वर्ष के लिए होता था। छोटा सदन केंद्रीय विधानसभा कहा गया। इसमें कुल 140 सीटें रखी गई, इसमें 40 का मनोनयन वाइसराय करता था। शेष 100 सीटों का चुनाव होता था। वाइसराय जो 40 नामांकित सीटें करता था, उसमें से 26 कार्यकारी अधिकारी सरकारी और 14 गैर सरकारी होते थे। केंद्रीय विधानसभा ही लोकसभा है। 100 सीटों का प्रत्यक्ष चुनाव रखा गया।
इसमें इनकम टैक्स देने वाले या ऊंचा भू राजस्व देने वाले जिला परिषद व नगर पालिकाओं के भूतपूर्व अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार था। ये चुनाव 3 वर्ष के लिए होता था। वायसराय किसी भी सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता था, लेकिन इन दोनों सदनों के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार वायसराय को था। लेकिन कानून लागू होने के 4 वर्ष पश्चात सदन को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार था। केंद्रीय विधान परिषद का पहला अध्यक्ष सर फ्रेडरिक वाइट था, जिसे वायसराय चेम्सफोर्ड ने नियुक्त किया। लेकिन 4 वर्ष पश्चात केंद्रीय विधानसभा ने 1924 में पहला अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना। केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल हैं, जिनको 1924 में चुना गया। स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले स्पीकर को प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कहा जाता था। इसके अलावा प्रांतों में डायर की दोहरा शासन शुरू किया गया। 1919 के चुनाव से प्रांतों में मंत्री पद शुरू हुए। 2 प्रकार के विभाग डायरकी के अंतर्गत, दोहरा शासन के अंतर्गत 2 प्रकार के विभाग रखे गए। रिजर्व डिपार्टमेंट, आरक्षित विभाग, ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को दिए गए, जिन्हें विधानसभा हटा नहीं सकती थी। हस्तांतरित विभाग दूसरे तरह के, ट्रांसफर डिपार्टमेंट, ये मंत्रियों को दिए गए, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों के विभाग 2 भागों में बांट दिए गए। आरक्षित विभाग जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, कचहरियां, वित्त, नहरें व सिंचाई, भूअर्जन व भू राजस्व, अंग्रेजी शिक्षा इत्यादि, ये विषय कार्यकारी परिषद को दिए जा सकते थे, जिन्हें गवर्नर नियुक्त करता था। ये सीनियर ICS अधिकारी होते थे। इनकी संख्या 3 से 4 हो सकती थी। ये विधानसभा में बैठते थे, लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटाया नहीं जा सकता था। दूसरे तरह के विभाग, हस्तांतरित विभाग, ट्रांसफर डिपार्टमेंट, जैसे कृषि, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल व औषधालय, तीर्थ स्थान, मछलियां, सहकारिता, भारतीय शिक्षा, देशी इत्यादि, ये विषय मंत्रियों के लिए थी, जिनकी संख्या 2 से 3 हो सकती थी। इन्हें गवर्नर नियुक्त करता था। ये लोग विधानसभा में निर्वाचित होकर आते थे। ये 6 महीने में या फिर 6 महीने में चुनाव जीत कर आ जाए। ये लोग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। विधानसभा अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा इन्हें हटा सकती थी। 1920 के पहले चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। 1924 में वायसराय रीडिंग ने एक जांच कमेटी गठित की, जिसका नाम सुधार जांच कमेटी था, जिसके चेयरमैन मुड्डीमैन थे। इसलिए इसे मुड्डीमैन कमेटी भी कहा जाता है, सुधार जांच कमेटी, अथवा इसे मुड्डीमैन कमेटी। मुड्डीमैन कमेटी ने उन लोगों से बात की जो मंत्री रह चुके थे या उस समय थे। मुड्डीमैन ने रिपोर्ट दी कि डायर की सही नहीं चल रही है, लेकिन इसे प्रगति करने दो। किंतु साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट में साफ लिख दिया कि डायर की काम ही नहीं कर रही है, बल्कि शब्द ही इतना बदनाम हो चुका है कि इसे हटा दिया जाए। इसलिए 1935 के अधिनियम में डायर की को हटा दिया गया और सारे विभाग मंत्रियों को दे दिए गए। इसी का नाम प्रांतीय स्वायत्तता था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। अब प्रश्न उठता है
कि द्वैध शासन, दोहरा शासन या डायर की असफल क्यों रही। इसके भी कारण है। विभागों का वितरण अत्यंत दोषपूर्ण था। अच्छे अच्छे विभाग आरक्षित श्रेणी के थे और घटिया विभाग हस्तांतरित श्रेणी के, जैसे सिंचाई आरक्षित, कृषि हस्तांतरित। नंबर 2, नौकरशाही हावी रही, क्योंकि गवर्नर और उसकी कार्यकारी पार्षद सारे आईसीएस अधिकारी थे। इन्होंने मंत्रियों को काम नहीं करने दिया, इससे मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा। गवर्नर के पास विशेष शक्तियां या विशेष दायित्व थे। विशेष दायित्व या शक्तियां प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, जिसके तहत वो कोई भी आवश्यक आदेश जारी कर सकता था जो पार्षद और मंत्रियों को मानना अनिवार्य था। उसने मंत्रियों की स्वायत्तता नष्ट कर दी। केंद्र में ऊपर वायसराय बैठा हुआ था, जिसके पास विशेष दायित्व थे, जिसके तहत वो जो भी आदेश जारी करता था उसका पालन हर किसी को करना अनिवार्य था। वित्त बिना कोई सरकार नहीं चल सकती और वित्त विभाग मंत्रियों के पास नहीं था। इसलिए मंत्री जितना वित्त चाहते थे उन्हें उतना वित्त नहीं मिला, इसलिए मंत्रियों के इस्तीफे आ गए। इसी कारण डायर की असफल रही। इस एक्ट ने विधानसभाओं में ईसाइयों, यूरोपियनों और एंग्लो भारतीयों, सिखों के लिए सीटें आरक्षित कर दी। इस प्रकार सांप्रदायिक क्षेत्र व्यवस्था में वृद्धि हुई। इस एक्ट के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। इस एक्ट ने सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की। अब वे बजट पर प्रस्ताव रख सकते हैं, बजट पर बहस कर सकते हैं, सरकारी बिल को गिरा सकते हैं, मंत्रियों को अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। लेकिन गवर्नर जनरल व प्रांतों के गवर्नर को प्रमाणीकरण की शक्ति, स्पेशल पावर ऑफ सर्टिफिकेशन दी गई। अगर विधानसभा में कोई बिल गिर जाए तो ये प्रमाण पत्र दे सकते थे कि बिल पास हो गया, तथा यह बिल भारत मंत्री को भेज दिया जाता था। भारत मंत्री इसे ब्रिटिश संसद से पास करवा लेता था। अब विधानसभा में बहुमत न होने के कारण सरकारी तत्व का विधानसभा में बहुमत रहा नहीं। इसी कारण गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को प्रमाणीकरण की शक्ति दी गई। आगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करेंगे।